नमस्कार, मैं आर्यवर्षकार। आप देख रहे हैं हम लोग 24x7। जैसा कि श्रोताओं की मांग थी, उद्योग से संबंधित कुछ और सरकार की स्कीम साझा की जाएं, तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं प्रणवीर सिंह व्यास जी। नमस्कार प्रणवीर। नमस्कार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं NSIC सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम पर। तो प्रणवीर जी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसा आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया है, NSIC सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, जिसको हम NSIC SPRS भी कहते हैं। तो मैं श्रोताओं को इस टॉपिक पे आने से पहले 1 मिनट कुछ बताना चाहूँगा। जो NSIC है, NSIC 1955 में मिनिस्ट्री ऑफ MSME के जो नोडल एजेंसी है तब बनी थी, और तब से वो सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई सारी स्कीम्स को ला रही है। तो उसी स्कीम्स में से एक स्कीम है SPRS। तो इसमें जैसा कि आप उद्योगों की बात कर रहे हैं, उसमें उद्यमी भी होते हैं, तो इनके लिए सबसे पहला एक बहुत ही मेन जो इनके लिए मार्केट होना ज़रूरी है। तो हर उद्यमी अपना मार्केट ढूंढता है, ऐसे ही सरकार बहुत बड़ा एक मार्केट है उद्यमियों के लिए, और उसका एक बड़ा हिस्सा सूक्ष्म लघु उद्योगों से खरीदना अनिवार्य इस स्कीम के माध्यम से सरकार ने अनिवार्य किया है। जैसा कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसमें 25% सूक्ष्म और लघु उद्योगों से खरीदना एक कानूनी प्रावधान है, और उस प्रावधान का लाभ केवल वही लोग या वही उद्यमी या वही यूनिट्स ले सकते हैं जो NSIC SPRS में रजिस्टर्ड हैं। तो इसका लाभ अगर हम लेना चाहते हैं, ये लाभ 25% हमें छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। जिस 25 में से 4% SC/ST उद्यमियों के लिए है और 3% महिलाओं के लिए है, और जो बच जाता है हिस्सा वो ओपन है, उसमें कोई भी सूक्ष्म लघु उद्योग की यूनिट उसमें अपना हिस्सा ले सकती है। ये इसका एक काम है, और इस स्कीम से इस तरीके का लाभ लिया जा सकता है। इसके मतलब क्या क्या लाभ मिलते हैं उद्यमियों को? इसका जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ सरकार के खरीदारी में आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तो इसके लाभ कुछ इस तरीके के हैं। जैसे छोटा उद्यमी होता है, तो कभी भी एक टेंडर निकलता है, तो उसकी एक टेंडर फीस होती है, उसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है कि ये इतने 10 लाख का वो है, तो 1 लाख इसकी EMD कॉस्ट है जो हमें टेंडर भरते समय देनी पड़ती है। तो EMD की फ़ीस और टेंडर फीस और EMD एक अमाउंट होता है अच्छा खासा, जो हमें टेंडर भरने से पहले देना पड़ता है। मान लीजिए छोटे उद्यमियों को, उद्यमी ने 10 वो भरे, उन 10 के लिए उसने 1-1 लाख रुपए लगाए, तो उसका तो पैसा ब्लॉक हो गया। उससे बचने के लिए सरकार ने कहा कि अगर आप इसमें रजिस्टर होते हैं तो टेंडर फीस और ये EMD फीस ये आपको देनी ही नहीं है अगर आप इस स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। साथ साथ इसमें एक और भी लाभ है कि मान लीजिए कोई टेंडर आता है, कोई सरकार ने कुछ खरीद करनी है, उसमें उस टेंडर के माध्यम से कई सारे कंपनीज़ ने, यूनिट्स ने पार्टिसिपेट करा। उन्होंने पार्टिसिपेट करा और वो L1 नहीं आ पाते हैं। मान लीजिए 100 रुपये का एक कोट हुआ सबसे कम, और 15%, 115 या 114, 113 किसी सूक्ष्म लघु उद्योग ने अपना कोट करा, प्राइस डाला। अब इट मीन्स वो L1 नहीं है, उसको वो पैसा, उसको वो टेंडर नहीं मिलेगा। तो आप अगर वो 100 रुपये जिसने डाले हैं, अगर वो छोटी यूनिट नहीं है, माइक्रो स्मॉल नहीं है, अगर वो बहुत लार्ज यूनिट है, और ये 15% के अंदर आपका कोई सूक्ष्म लघु उद्योग आ रहा है, तो अपना 25% का हिस्सा वो उस काम में से ले सकता है। इट मीन्स कि अगर 100 रुपये का काम है तो 25 रुपये का काम, मतलब उस L1 की कॉस्ट पे वो उद्यमी अपना एक हिस्सा वहाँ सुनिश्चित कर सकता है। एक ये लाभ है। इसके साथ साथ जो कई सारे प्रोडक्ट्स 358 प्रोडक्ट्स हैं जो रिजर्व भी सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो आप इसमें रजिस्टर होकर ले सकते हैं। तो उद्यमी इसे रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? उसके लिए क्या क्या मापदंड होते हैं?
इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मापदंड की वो नहीं है, केवल आप रजिस्टर होने चाहिए जीएसटी के अंदर। आप अलग अलग यूनिट हैं, जैसे एमएसएमई के अंदर आप प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हैं, आप प्रोप्राइटर भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उद्योग आधार जो आजकल प्रचलित भी है, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करिए। और इसके साथ साथ मान लीजिए आपको 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल अगर नहीं हुआ है तो आपका कोई एक बिल ऐसा इनवॉइस होना चाहिए जिससे पता लगे कि आपका काम शुरू हो गया। तो ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप इसमें अपने को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ साथ इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके ईयर के हिसाब से, मान लीजिए आपको 2-3 साल हो गए तो वो आपकी ऑडिट शीट मांगेगा, जो बैलेंस शीट है और जो सीए द्वारा दी जाती है। कई सारे रिटर्न्स हैं, आईटीआर रिटर्न्स हैं, ये इनवॉइस हैं, वो सब वो मांगते हैं, है ना। तो प्रोप्राइटरशिप के लिए अलग प्रक्रिया है, पार्टनरशिप के लिए अलग है ना, और अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनके लिए अलग अलग प्रक्रिया है इसकी। तो इस तरीके का ये बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके लिए आपको नज़दीकी अपने किसी ब्रांच ऑफिस में जा सकते हैं। एनएसआईसी के ब्रांच ऑफिस बहुत जगह हैं, और आप इसमें अगर केंद्र के, जैसे एनएसआईसी दिल्ली का ऑफिस है, दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, तो आप ओखला भी जा सकते हैं। आपके गाज़ियाबाद में भी ऑफिस है, आपके नोएडा में, हर जगह इस तरीके के एनएसआईसी के ब्रांच हैं। आप वहाँ जाके जो कंसल्टेंट हैं इसी काम को करने के लिए, आप उनसे मिलके इसको करा सकते हैं। और इसे मतलब इसकी फ़ीस क्या होती है, मतलब कैसे रजिस्टर करते हैं? जैसा मैंने बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी आपको बताएं, वो आपको देने हैं। एक तो ये, दूसरा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, या तो आप कंसल्टेंट के पास जाएं, जो सरकारी कंसल्टेंट है, जो अधिकारी वहाँ बैठा है इसको करने के लिए, उसके पास जाएं। नहीं तो ऑनलाइन भी करा सकते हैं आप अपना आवेदन दीजिए। इसमें ऑनलाइन के लिए एक वेबसाइट भी है जिसको हम कहते हैं NSIC-SPRS-online.com। तो उस पे जाके आप अपना आवेदन दीजिए और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, मैनुअल और ऑनलाइन। और इसकी फ़ीस के बारे में जैसा आपने पूछा, तो इसकी फ़ीस आपके जो ऑडिट करता है सीए, या फिर अगर नई कंपनी है तो उसके लिए तो कंसल्टेंट आपको बता देंगे, बहुत में नॉमिनल चार्जेस होते हैं। तो अगर आपकी ऑडिट है, 1 साल हो गया है, उस टर्नओवर के हिसाब से आपका जो टर्नओवर है उसके हिसाब से वो आपको फ़ीस बताएंगे। अगर आप नई यूनिट हैं या SC/ST यूनिट हैं, तो जैसा कि इस समय अगर आप कराएंगे तो 100 रुपये प्लस 18% GST, 118 रुपये में आपका ये हो जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एक ऑफिस वेरिफिकेशन भी होता है, ऑफिस ऑडिट भी होता है, जहाँ वो ये डॉक्यूमेंट्स आपके चेक भी करते हैं ऑफिस में आके कि क्या सेटअप आपने लगाया है, कौन कौन से आपके क्लाइंट हैं। अगर एक भी क्लाइंट है तो जैसे मैंने बताया था, बिल एक होना चाहिए, तो वो कौन से किसको कराया, आपका क्या क्या विजन है। तो वो कुछ थर्ड पार्टी उसको ऑडिट कहते हैं, जो आपके ऑफिस में आके वो चेक करता है। फिर ये रिपोर्ट आपको वो NSIC को दे देता है, और NSIC उसके बाद आपके अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एक सर्टिफिकेट जारी करता है, जिस सर्टिफिकेट को लगा के आप अपनी EMD फीस माफ़ करा सकते हैं, आप अपनी टेंडर फीस माफ़ करा सकते हैं, आप वो L1+15 वाला उसमें अपना लाभ हिस्सा ले सकते हैं, और आप वो जो 358 प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी अपना हिस्सा ले सकते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को आज इसके बारे में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी गुजारिश के साथ हम लोग 24x7 को अभी के लिए विदा, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।